ईडी ने दिल्ली की यंग इंडिया कंपनी का ऑफिस सील कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच एजेंसी ने ये कार्रवाई की है। इस बीच राहुल गांधी के घर और कांग्रेस मुख्यालय में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां पर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है और बीजेपी पर एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। कांग्रेस ने एक वीडियो ट्वीट किया, लिखा कि हम गांधी के सिपाही हैं, तुम क्या समझे डर जाएंगे, सत्य की खातिर हम तानाशाहों से लड़ जाएंगे। आज संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस ये मुद्दा उठाएगी। नेशनल हेराल्ड ऑफिस पर एक्शन को लेकर आज कांग्रेस सांसदों की मीटिंग भी है। मोदी सरकार के हर घर तिरंगा मुहिम पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निशाना साधा। ट्वीट कर कहा कि इतिहास गवाह है कि हर घर तिरंगा मुहिम चलाने वाले उस देशद्रोही संगठन से निकले हैं जिन्होंने 42 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। आजादी की लड़ाई से ये कांग्रेस पार्टी को तब भी नहीं रोक पाए और आज भी नहीं रोक पाएंगे। बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। बीजेपी ने कांग्रेस से सवाल पूछा कि यह हंगामा क्यों किया जा रहा है। अगर आप सही हैं तो अपने बचाव में जनता के सामने सफाई दीजिए। कांग्रेस मुद्दे पर तो कुछ नहीं बोल रही है, बल्कि ये कह रही है कि उस पर दमन किया जा रहा है। तो इतना डर क्यों है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के बड़े नेताओं में, और खास करके सबका एक ही कवायद है, सबकी कवायद है कि किस प्रकार से एक ही परिवार के लिए हम आंदोलन करें, एक परिवार को कैसे बचाया जाए। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार कल हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार में अभी सिर्फ सीनियर विधायक ही शपथ ले सकते हैं, जिसमें 7 बीजेपी और 7 शिंदे गुट के नाम शामिल हैं। काफी दिनों से महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। पश्चिम बंगाल में 14 महीने बाद ममता बनर्जी कैबिनेट का दूसरी बार विस्तार किया गया है। राजभवन में राज्यपाल एल गणेशन ने 9 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई है। इसमें 7 कैबिनेट और 2 स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं। ममता ने विधानसभा चुनाव के बाद सितंबर 2021 में बीजेपी छोड़ टीएमसी में शामिल हुए पूर्व सांसद बाबुल सुप्रियो को भी मंत्री बनाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दिल्ली आ रही हैं। राजधानी में पहुंचते ही सबसे पहले वो अपनी पार्टी के सांसदों के साथ बैठक करेंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री से भी मिलने का वक्त मांगा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात कर सकती हैं, हालांकि अब तक दोनों का वक्त कंफर्म नहीं हो पाया है। 6 अगस्त को ममता बनर्जी संस्कृति मंत्रालय के आजादी के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। 7 अगस्त को मुख्यमंत्री नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल होंगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। आज गृह मंत्री अमित शाह बेंगलुरु दौरे पर जा रहे हैं। आज वो सीआईआई के कार्यक्रम में शामिल होंगे। कुछ दिन पहले दक्षिण कन्नड़ जिले में हुई हत्या के बाद ये दौरा काफी अहम है। गृह मंत्री अमित शाह प्रवीणा निट्टारू के परिजनों से भी आज मुलाकात कर सकते हैं। गृह मंत्री आज सीआईआई के अलावा किसी भी अन्य कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। दोपहर में दिल्ली लौट जाएंगे। आज संजय राउत की ईडी कस्टडी खत्म हो रही है। जांच एजेंसियां दोबारा उन्हें कोर्ट में पेश करेंगी। पात्रा चौल मामले में ईडी ने राउत को 31 जुलाई को गिरफ्तार किया था। कई घंटे की रेड और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। आज जांच एजेंसी पहले उनका मेडिकल टेस्ट करवाएगी और फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुंबई के कई इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी है। अंधेरी में मूसलाधार बरसात के बाद अंधेरी सबवे में पानी भर गया है। एहतियात के तौर पर कुछ देर के लिए सबवे को बंद किया गया है, लेकिन बाइक सवार फिर भी सबवे को पास करते हुए नजर आ रहे हैं। देर रात से हो रही बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 एक बार फिर से बंद हो गया है। लामबाड़ा में खचरा नाले में जलस्तर बढ़ने और लैंडस्लाइड की वजह से आवाजाही रोकनी पड़ी है। कर्णप्रयाग के समीप लंगासू में भी भूस्खलन के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है, जिससे खोलने के लिए तेजी से यहां पर कोशिशें हो रही हैं।
उत्तराखंड के देहरादून के ब्रह्मपुरी और सहस्त्रधारा इलाके में भी भारी बारिश से रास्ते बंद हो गए हैं। आवाजाही एकदम रोकनी पड़ी है। दरअसल भारी बारिश से पास के पहाड़ से भारी मात्रा में पानी के साथ मलबा आ गया है, जिससे कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं। थोड़ी देर की बारिश के बाद महरौली बदरपुर रोड पर कई फुट तक पानी भर गया। इसी पानी में फंसने से एक स्कूल बस खराब हो गई है, जिसमें स्कूल के बच्चे मौजूद थे। वहीं राहगीरों को इस रास्ते से आने जाने में काफी मुसीबत हो रही है, लेकिन चांदी हो गई है ठेला वालों और रिक्शा वालों की, जो मोटा पैसा लेकर लोगों को इस पानी से पार करा रहे हैं। कानपुर में मूसलाधार बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। सीसा मऊ नाले के उफान पर आने से शहर की सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिसके बाद कई कारें मानो तैरती नजर आ रही हैं। देखिए कैसे इतनी सारी कारें सैलाब के बीच फंसी हुई हैं। कुछ कार के अंदर तो लोग फंसे दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोगों की जान पर बनाई है। सड़कों पर कई फीट पानी भरने से लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। ग्वालटोली इलाके में बहुत बुरे हालात देखने के लिए मिले हैं। यहां हालात ये तब है जब नगर निगम ने ड्रोन कैमरे से नाले की सफाई की मॉनिटरिंग करवाई थी। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से बिजनौर में गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिससे किनारे पर बसे गांव में कहर शुरू हो गया है। कटान के चलते सरकारी स्कूल गंगा में समाने के करीब पहुंच गए, इसलिए स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया गया है। गांव वालों को भी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ का कहर देखने के लिए मिल रहा है। बागमती नदी के किनारे बसे कई गांव डूबने की कगार पर पहुंच गए हैं। निचले इलाकों में घरों में पानी भर गया है। बकुची इलाके में पीपा पुल के दोनों ओर पानी भरने से लोग परेशान हैं। कुछ इलाकों में गलियों और खेतों में कई फीट तक पानी भरा दिखाई दिया है, जिससे सैकड़ों हेक्टेयर खेती बर्बाद हो गई है। प्रशासन अलर्ट मोड में है। प्रभावित इलाकों में बाढ़ नियंत्रण कक्ष भी बनाए गए हैं। बांधों पर रेत की बोरियां जमा की जा रही हैं, जिससे बाढ़ कम से कम नुकसान पहुंचाए। पहाड़ी इलाकों में बारिश की वजह से वाराणसी में गंगा उफान पर है। हालांकि गंगा का जलस्तर लगातार घट रहा है, बावजूद इसके यहां पर घाट और मंदिर डूब गए हैं। घाटों का आपसी संपर्क भी कट गया है। सभी 84 पक्के घाट भी जलमग्न हैं। पुलिस और प्रशासन घटते जलस्तर के बावजूद नियमों में कोई रियायत देने के मूड में नहीं है। अभी भी गंगा में छोटी नाव चलाने पर पूरी तरह से रोक है। इसके अलावा गंगा आरती के आयोजन पर भी रोक लगा दी गई है। सिर्फ सांकेतिक आरती हो रही है। रामेश्वरम में भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से प्रशासन ने मछुआरों के लिए चेतावनी जारी की है। उन्हें समुद्र या समुद्री इलाकों में जाने से मना कर दिया गया है। तेज तूफान की वजह से ऐसा ही एक मामला सामने आया है। एक नौका यहां पर फंस गई, जिस पर सवार 5 मछुआरों को भारतीय कोस्ट गार्ड की टीम ने रेस्क्यू किया है। केरल के कोट्टायम में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। रिहायशी इलाकों में कई फीट तक पानी भर गया है। सड़कों पर समंदर जैसे हालात हैं। कई घरों में पानी भरने से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। घरों में रखा सामान तैर रहा है। किचन तक में पानी भरने से लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें सैलाब से कब और कैसे राहत मिलेगी। महाराष्ट्र में शिवसेना को लेकर शिंदे गुट और उद्धव के गुट के दावों पर आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले कल उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट की ओर से दाखिल 5 याचिकाओं पर दोनों पक्षों के वकीलों में गहमागहमी देखने के लिए मिली। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय टीम का जलवा बरकरार है। छठे दिन भारत 5 मेडल हासिल कर चुका है। अब तक भारतीय खिलाड़ियों ने 18 मेडल अपने नाम किए हैं। जूडो में तोलिका मान ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। उन्होंने 78 किलो की कैटेगरी में सिल्वर पाकर दूसरा स्थान हासिल किया है। हालांकि वो फाइनल में हार गई हैं। गोल्ड मेडल लाकर इतिहास रचने से चूक गई हैं। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी सौरव घोषाल ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में ब्रॉन्ज पदक अपने नाम किया है। सौरव ने इंग्लैंड के जेम्स विलस्ट्रॉप को हराकर पुरुष एकल स्क्वैश में ब्रॉन्ज पदक जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के सिंगल मैचों में भारत का ये पहला पदक है। भारतीय वेट लिफ्टर्स का कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में शानदार प्रदर्शन जारी है। गुरदीप सिंह ने भारत का शानदार अभियान जारी रखते हुए 109 प्लस किलोग्राम में ब्रॉन्ज अपने नाम किया है। 26 वर्ष के गुरदीप ने स्नैच में 167 और
क्लीन एंड जर्क में 223 किलोग्राम समेत कुल 390 किलोग्राम वजन उठाया है। भारत के धाकड़ वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पुरुषों के 109 किलोग्राम भारत वर्ग का ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। उन्होंने स्नैच में 163 किलोग्राम वजन उठाया है, जबकि क्लीन एंड जर्क में 192 किलोग्राम वजन उठाया है। इस तरह वो 355 किलो वजन उठाते हुए मेडल अपने नाम कर चुके हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में भारत का खाता खुल गया है। हाई जंप पर तेजस्विन शंकर ने देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। शंकर ने 2.22 मीटर की सबसे ऊंची कूद के साथ देश के लिए मेडल जीता। ये कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में भारत के लिए हाई जंप का पहला मेडल है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शानदार कामयाबी हासिल की है। सेमीफाइनल में इसी के साथ जगह बना ली है। टीम ने अपने आखिरी मुकाबले में 100 रनों के बड़े अंतर से मैच जीता है। रनों के मामले में ये टीम इंडिया की दूसरी बड़ी जीत है। भारतीय टीम के पहले बल्लेबाजी के मौके पर 162 रन का लक्ष्य दिया गया। इसमें सबसे ज्यादा जेमिमा ने योगदान दिया है। 56 रन उनकी तरफ से बनाए गए हैं, साथ ही वो नाबाद रही हैं। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि 15 अगस्त को लेकर आईबी ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट जारी कर दिया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और रेडिकल ग्रुप के खतरे से आगाह किया है। आईबी के अलर्ट में 8 जुलाई जापान के पूर्व प्रधानमंत्री पर हमले का जिक्र है। दिल्ली पुलिस को यह कहा गया है कि 15 अगस्त के आयोजन स्थल पर सीक्रेट एंट्री के नियम लागू किए जाए। आईबी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आईएसआईएस जैश और लश्कर आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देकर आतंकी हमले के लिए उकसा रहा है। लश्कर और जेआईएम को बड़े नेताओं और खास जगहों को निशाना बनाने के निर्देश है। यही नहीं, आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। बॉर्डर पर बीएसएफ को चौकन्ना रहने के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग में कार्यरत एक क्लर्क के घर पर की गई छापेमारी में अकूत काली कमाई का पता चला है। अब तक क्लर्क हीरो केसवानी के यहां पर छापेमारी में 85 लाख रुपए कैश मिला है। इतनी बड़ी रकम ब्रीफ केस में रखी गई थी। इससे पहले हीरो केसवानी के बैरागढ़ स्थित मनी मार्केट में ईओडब्ल्यू विभाग की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची तो क्लर्क की तबियत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि उसने हड़बड़ाहट में फिनाइल पी लिया था। आनंद फानन में उसे हमीदिया अस्पताल में भर्ती किया गया है। तबियत खराब होने के कारण उससे पूछताछ नहीं हो पाई है। बताया यह जा रहा है कि हीरो केसवानी ने नौकरी की शुरुआत 4,000 रुपए महीने की सैलरी से की थी और वर्तमान में उसकी सैलरी 50,000 रुपए महीना है। स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने और वायु प्रदूषण के खतरे से लड़ने के लिए डीडीए ने बोर्ड बैठक में पेट्रोल और डीजल पंप और सीएनजी स्टेशन के लिए पहले से आवंटित स्थलों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। ऐसी जगहों के लिए कम लाइसेंस शुल्क लगाने का फैसला भी हुआ है। बिहार के छपरा के राजकीय पॉलिटेक्निक छात्रों ने सोलर एनर्जी से चलने वाली ई साइकिल बनाई है। एक बार फुल चार्ज होने पर यह साइकिल लगातार 50 किलोमीटर तक चल सकती है। ई साइकिल में 2 बैटरियां हैं जो सौर ऊर्जा से चार्ज होंगी। रूस और यूक्रेन के बीच 6 महीने से ज्यादा वक्त से युद्ध चल रहा है, लेकिन हिमाचल के धर्मशाला में रूस का लड़का और यूक्रेन की लड़की ने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार शादी की है। पूरी तरह से भारतीय वेशभूषा में दूल्हा दुल्हन ने 7 फेरे लिए। पटना में भारतीय रेलवे ने यात्रियों की एक बड़ी शिकायत दूर करने की कोशिश शुरू कर दी है। अब ट्रेन में खाने के सामान बेचने वाले वेंडर की मनमानी नहीं चलेगी। सभी वेंडर्स के पास रेलवे द्वारा जारी की गई प्राइस लिस्ट होगी, यानी कि जिस सामान का जितना दाम होगा उतना ही पैसे देने होंगे। अगर फिर भी कोई वेंडर मेन्यू से अतिरिक्त पैसे मांगता है तो उसकी शिकायत यात्री दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए 139 नंबर पर कॉल करने के लिए कहा गया है। त्रिपुरा के अगरतला में आईजीएम अस्पताल में मां के दूध का पहला बैंक खुला है। बैंक में ब्रेस्ट मिल्क पंप की व्यवस्था की गई है। इस तरह के बैंक की जरूरत यहां पर काफी समय से महसूस की जा रही थी, जो पूरी हो गई है। आजादी के 75 साल पर सरकार की हर घर तिरंगा मुहिम तेज होती नजर आ रही है। इस सिलसिले में बॉलीवुड और खेल जगत के सितारों को लेकर एक गीत वीडियो थीम सॉन्ग तैयार किया गया है, जिसमें तिरंगे की आन बान शान दिखाई गई है। इस वीडियो में क्रिकेटर विराट कोहली के अलावा केएल राहुल,
हार्दिक पांड्या नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि गाने को सोनू निगम, आशा भोसले ने गाया है। अमिताभ बच्चन, अनुष्का शर्मा, दक्षिण भारत के मशहूर एक्टर प्रभास भी वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। पीवी सिंधु, मीराबाई चानू से लेकर नीरज चोपड़ा और कपिल देव भी इस वीडियो में हैं। मध्य प्रदेश के तीर्थयात्रियों के लिए गुड न्यूज सामने आई है। स्वदेशी दर्शन के तहत आईआरसीटीसी अब इंदौर से पुरी, गंगा सागर, कामाख्या यात्रा शुरू करने जा रहा है। ये यात्रा 10 नवंबर को इंदौर से शुरू होगी, जिसके लिए बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। कोरोना काल में रद्द 114 ट्रेनों को फिर से शुरू किया गया है। कोरोना के चलते पिछले 2.25 साल से रेलवे विभाग ने अन्य ट्रेनों को रद्द कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से मेल और पैसेंजर ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इंटर स्कूल पाइप बैंड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया है। पाइप बैंड प्रतियोगिता का मकसद विद्यार्थियों में एकता और देशभक्ति की भावना को विकसित करना है। रक्षाबंधन को लेकर बाजार में कई तरह की राखियां बिक रही हैं। भाई बहन के इस त्योहार को खास बनाने के लिए मथुरा जेल में बंद कैदी भी राखी बना रहे हैं। ये राखी इको फ्रेंडली यानी पर्यावरण के अनुकूल है। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान जब लोग अपने अपने घरों में कैद हैं, वडोदरा की एक टीचर ने 2000 पन्नों का रामचरितमानस लिख दिया है। रेखा ठाकुर को रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा रामानंद सागर के रामायण सीरियल से मिली। रेखा ठाकुर को ये ग्रंथ लिखने में 20 महीने का वक्त लगा है। इस दौरान वो हर दिन 2 से 3 घंटे लिखने का काम करती थी। बैंकों में अब जमा रकम पर ज्यादा ब्याज मिलने का अनुमान है। इसकी वजह है कि कर्ज की मांग के मुकाबले जमा रकम की रफ्तार 3 महीने से पिछड़ रही है। ऐसे में बैंक ज्यादा डिपॉजिट के लिए आक्रामक रणनीति अपना सकते हैं। बैंकिंग सिस्टम में 15 जुलाई तक 168 लाख करोड़ रुपए जमा किए गए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 8.4% ज्यादा है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में अब भारत की 9 कंपनियां शामिल हो गई हैं। हाल ही में शेयर बाजार की लिस्ट में एलआईसी इस क्लब में शामिल होने वाली सबसे नई भारतीय कंपनी है। एंट्री के साथ ही एलआईसी 98 नंबर के साथ टॉप 100 में शामिल हो गई है। 51 पायदान की छलांग लगाकर रिलायंस इस बार 104वें नंबर पर है। फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी ने एक नई वर्क पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। इस पॉलिसी के तहत कर्मचारी प्रोजेक्ट का काम कर सकेंगे, यानी कि कर्मचारी वीकेंड पर या ऑफिस के बाद कोई और काम भी कर सकते हैं। हालांकि इससे उनके फुल टाइम जॉब की प्रोडक्टिविटी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। बिजनेस के साथ ही कोई हितों का टकराव भी नहीं होना चाहिए। इसे इंडस्ट्री की पहली मून लाइटिंग पॉलिसी कहा जा रहा है। ऐतिहासिक स्थानों और संरक्षित स्मारकों और किलों की सैर करने वाले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने आजादी का अमृत महोत्सव और 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर देश भर के सभी संरक्षित स्मारकों को पर्यटकों के लिए निःशुल्क खोलने का फैसला कर दिया है। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में सरकार कुल स्पेक्ट्रम का 71% नीलाम कर चुकी है। ऐसे में अब उम्मीद यह है कि अगले 1 से 1.5 महीने में देश में 5G सेवाएं शुरू हो जाएंगी। इसकी शुरुआत सितंबर में एयरटेल के साथ हो सकती है। ऐसे में अब हैंडसेट निर्माता कंपनियां 5G डिवाइस लॉन्च करने की होड़ में शामिल हो गई हैं। काउंटर पॉइंट रिसर्च के मुताबिक भारत में 5G डिवाइस की संख्या जून में 5 करोड़ को पार कर गई है। कुल 60 करोड़ स्मार्टफोन का 12% था। फिलहाल इनकी औसत कीमत 15,000 रुपए है, जो 10,000 से कम आने पर 5 यूजर्स की संख्या बढ़ाने की उम्मीद करेगा। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच विवाद बढ़ गया है। झगड़े का इलाका जो है वो आसपास का है। वहां से कई तस्वीरें इस वक्त ये बता रही हैं कि तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल अजरबैजान ने अचानक हमला बोल दिया। यहां पर रूसी शांति सेना के साथ आर्मेनिया के साथ सैनिक भी तैनात किए गए हैं। इस मिलिट्री ऑपरेशन में अजरबैजान ने काराबाख के कई इलाकों पर कब्जा भी कर लिया है। अजरबैजान की सेना ने अपने मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि अजरबैजान ने अपने सैनिक
अनार काजिमोव की हत्या का बदला लिया है। अजरबैजान के मुताबिक अर्मानिया मिलिशिया के लोग उनकी सीमा में आतंकी वारदात को अंजाम दे रहे हैं और इसलिए अजरबैजान के इस मिलिट्री ऑपरेशन के लिए मजबूर होना पड़ा है। अर्मानिया के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अजरबैजान की उकसावे वाली कार्रवाई पर लगाम लगाने की अपील की। ब्रिटेन की संसद ने अपना टिकटॉक अकाउंट बंद कर दिया है। दरअसल ब्रिटेन के सांसदों ने इस बात पर चिंता जताई और आरोप लगाया कि टिकटॉक कंपनी सारा डेटा चीनी सरकार को ट्रांसफर कर रही है, इसलिए ब्रिटिश सांसदों ने टिकटॉक अकाउंट पर रोक लगाने की मांग की थी। अमेरिकी सीनेट ने फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने को मंजूरी दे दी है। स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल करने के लिए प्रोटोकॉल का जो बाइडेन हस्ताक्षर करेंगे, ये 1990 के दशक के बाद से 30 सदस्यीय गठबंधन का सबसे बड़ा विस्तार है। सीनेट ने इसे 95-1 से पास किया है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद नाटो सहयोगियों ने भी उनको शामिल करने के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पूर्व जर्मन चांसलर श्रोएडर के व्यवहार को घिनौना बताया है। उन्होंने ये कहा था कि रूस युद्ध का बातचीत समाधान चाहता था। ज़ेलेंस्की ने कहा कि पुतिन के वो मित्र हैं, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। उधर रूस ने यह कहा है कि शांति समझौता, युद्ध विराम और रूसी सैनिकों की वापसी के बाद ही होगा। साइबर हैकिंग के डर से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की चुनाव प्रक्रिया में बदलाव हो सकता है, इसके लिए एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। ताजा सर्वे के मुताबिक ऋषि सुनक से काफी आगे चल रही हैं विदेश मंत्री लीज ट्रस। आज से ताइवान के पास युद्धाभ्यास करेगा चीन। इस युद्धाभ्यास में चीन के लड़ाकू विमान भी शामिल हो रहे हैं। अलग अलग ठिकानों पर फाइटर जेट की तैनाती हो रही है। पीएलए ईस्टर्न कमांड तक आधुनिक फाइटर प्लेन भेजे गए हैं। आसमान के साथ समंदर में भी ताइवान की घेराबंदी में चीन इस वक्त जुट चुका है। उसकी तैयारी ताइवान के अहम पोर्ट्स के रास्ते रोकने का है। 2 चीनी जहाजों के ताइवान स्ट्रेट में गश्त करते हुए दिखाई दिए हैं। दोनों जहाज उत्तर और दक्षिण दिशा से ताइवान की तरफ बढ़ रहे हैं। चीन भले ही ताइवान की आंख दिखाने की कोशिश इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है, मगर ताइवान चीन के खिलाफ तनकर खड़ा हो गया है। चीन के युद्धाभ्यास की चेतावनी के खिलाफ ताइवान ने कहा है कि चीन ताइवान की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। ताइवान ने कहा कि चीन को जवाब देने के लिए ताइवान बिल्कुल तैयार है। चीन के युद्धाभ्यास के बीच अमेरिका ने भी इंडोनेशिया में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इस युद्धाभ्यास में 5000 से ज्यादा सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका, इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर इस युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। आसियान देशों ने म्यांमार को कड़ी चेतावनी दे दी है। सभी देशों ने मिलकर म्यांमार की सरकार को फौरन राजनीतिक बंदियों की फांसी पर रोक लगाने की मांग की है। एशियन देशों ने यह भी कहा है कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई है तो एशियन देश म्यांमार के साथ हुए शांति समझौते पर दोबारा विचार करेंगे। हाल के दिनों में म्यांमार ने अपने देशों में मौजूद कई राजनीतिक कैदियों को फांसी की सजा दी है।